नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक पिक्चर लेके आपके सामने आया हूँ जिसका नाम है द पियानिस्ट। ये 2002 में निकली थी और ये वॉर ड्रामा पिक्चर है। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज़ पे ये 95% फ्रेश है। टीवी गाइड के हिसाब से 85% फ्रेश है। इसके डायरेक्टर है रोमन पोलांस्की। बॉक्स ऑफिस पे इसने $120 मिलियन का कमाई किया था। अवार्ड्स के मामले में ये ऑस्कर की 3 कैटेगरी मेल, बेस्ट राइटिंग और डायरेक्शन में ऑस्कर मिला था इसे। बाफ्टा में इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इस फिल्म में कुछ मेन लीड्स हैं जिससे मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ। सबसे पहले द पियानिस्ट स्पिलमैन, उसकी बहन है 2, हेलिना और रिजीना। उसका एक भाई है हेनरिक, उसके माता पिता, और एक हैं कैप्टन विलियम होसेनफील्ड जो एक जर्मन सैनिक है, स्पिलमैन का दोस्त ज्यूरिक और उसकी ज्यूरिक की बहन डोरोटा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शहर है जिसका नाम है वॉर्सो। ये समय है 1939 का। वॉर्सो रेडियो स्टेशन पे एक पियानिस्ट पियानो बजाते रहता है। ये हमारी फिल्म का मेन लीड है, स्पिलमैन इसका नाम रहता है। तभी वॉर्सो रेडियो स्टेशन से थोड़ा दूर पे एक बॉम्ब गिरती है, तो रेडियो स्टेशन का कर्मचारी स्पिलमैन को मना कर देता है पियानो बजाने से, भी पियानो बजाते रहता है। फिर एक बॉम्ब उसके बिल्कुल करीब में आके गिरती है, जिसकी वजह से रेडियो स्टेशन के जितने भी खिड़कियाँ रहती हैं उसके सारे शीशे टूट जाते हैं। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और सभी लोग भागने लगते हैं। स्पिलमैन नीचे जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है। ये उसके फ्रेंड ज्यूरिक की बहन है, इसका नाम है डोरोटा। डोरोटा उससे कहती है कि क्या आप स्पिलमैन हो? तो वो बोलता है हाँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। स्पिलमैन उससे पूछता तुम हो कौन? तो वो बतलाती है मैं आपकी दोस्त ज्यूरिक की बहन हूँ। तो बोलता है अच्छा। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पिलमैन अपने घर आ जाता है। उसके घर में सभी लोग घबराए हुए रहते हैं। माँ उसके चोट को देखकर बोलती है कि क्या हुआ तुमको? वो बोलता है कि नहीं, ये बस एक छोटा सा चोट है। उसकी माँ उसे बोलती है कि जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। वो बोलता है कि कहाँ जा रहे हैं हम? उसकी माँ बोलती है वॉर्सो से बाहर। वो बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तब उसकी बहन भी बोलती है हाँ, मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी। वो बोलता है अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपने घर में मरना चाहूँगा। तभी BBC का खबर चलता है रेडियो पे। BBC में बतलाया जाता है एक खबर में, लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ वॉर डिक्लेयर कर दिया है और कुछ घंटों में फ्रांस का भी वॉर डिक्लेयर कर सकता है नाज़ी के ख़िलाफ़। यह सुन के सभी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि वॉर्सो पर जर्मनी का कब्जा हो गया है। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। सभी घबराए हुए रहते हैं। उसके पिता घर के सारी आमदनी को गिन रहे होते हैं। उनके पास 5,000 रुपये के लगभग रहता है। तभी उसकी बहन रिजीना कहती है कि 3,000 ज़्यादा हैं। वो एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेके आती है और उसमें बतलाती है कि इसमें यहूदियों के लिए जर्मनी द्वारा कुछ बात कही गई हैं, जिसमें हर यहूदी परिवार को सिर्फ 2,000 रुपये ही रखने हैं। बहन हेलिना बोलती हैं कि बाकी पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो उसका भाई बोलता है कि बेवकूफ़ ही होगा जो जर्मन बैंक में डिपॉजिट कराएगा अपना पैसा। अगले सीन में हमें दिखता है कि स्पिलमैन फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है। वो उसका फ्रेंड रहता है ज्यूरिक। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी बहन के साथ कुछ बात कर सकता हूँ? तो उसका फ्रेंड बोलता है हाँ, क्यों नहीं। स्पिलमैन उसे कहता है कि तुम बुरा ना मानो तो मैं उसके साथ अपने करियर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों यानी डोरोटा, ज्यूरिक की बहन और स्पिलमैन दोनों मिलते हैं और वो लोग एक कॉफ़ी शॉप की तरफ जाते हैं। तभी स्पिलमैन देखता है कि उस कॉफ़ी शॉप के गेट पे लिखा हुआ है कि अंदर यहूदियों का आना मना है। डोरोटा देखकर बोलती है कि ये ऐसा कैसे ये सब कर सकते हैं, मैं अभी जाके उनसे कंप्लेन करती हूँ।
लेकिन स्पिलमैन मना कर देता है और बोलता है कि जब से नाज़ी जर्मनी वारशॉ पे कब्ज़ा किए हैं तब से यहाँ पे लोग यहूदियों का बहिष्कार कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। स्पिलमैन के पिता न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि वारशॉ डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से जर्मनी के कब्जे में आ चुका है। उस पे वारशॉ डिस्ट्रिक्ट पर कुछ कानून बनाए गए हैं। इस कानून के हिसाब से हर यहूदी को जो 12 साल से ऊपर का है उसे अपने दाहिने हाथ में सफ़ेद कपड़े को बांधना है जिस पर यहूदियों का प्रसिद्ध चिन्ह बना है। अगर यहूदी इस कानून को नहीं मानते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि स्पिलमैन के पिता रोड के किनारे से जा रहे होते हैं और सामने से एक जर्मन सैनिक आ रहा होता है। कानून के अनुसार हर यहूदी को जर्मन सैनिक देख करके उसे सलाम करना है, लेकिन वो करना भूल जाते हैं। इस वजह से वो जर्मन सैनिक उन्हें एक थप्पड़ मारता है। जब वह जाने लगते हैं तो बोलता है कि कानून के हिसाब से तुम्हें इस फुटपाथ पे चलने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे लिए रोड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पिलमैन पियानो बजा रहा होता है अपने घर में। उसकी छोटी बहन एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेके आती है और उसे दिखाती है कि जर्मन हमारे लिए यानी पूरी यहूदियों के लिए डिस्ट्रिक्ट में एक अलग जगह बना रहे हैं और उसी में हमें रखा जाएगा। आर्थिक संकटों से गुजरने के कारण उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। स्पिलमैन डिसाइड करता है कि वो अपना पियानो बेच देगा, लेकिन एक आदमी उसे कम पैसा दे रहा होता है। उसका भाई उससे बहस लगाता है, लेकिन स्पिलमैन कहता है कि जो दे रहा है जितना पैसा मिल रहा है उतना ही ले लो। फिर सभी यहूदी परिवारों को उस खास बने जगह पर भेज दिया जाता है। रातों रात दीवार खड़ी करके डिस्ट्रिक्ट से अलग उस जगह को बनाया जाता है। उन्हें जो घर मिलता है उसमें सिर्फ 2 कमरे रहते हैं, एक किचन और एक कमरा। उसी में उन्हें रहना पड़ता है। स्पिलमैन एक अच्छा पियानिस्ट होने के बाद भी उसे किताबें बेचनी पड़ती है। जब वो और उसका भाई किताबें बेचकर घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक यहूदी पुलिसमैन बैठा हुआ है। दरअसल यहूदियों को अलग रखने के लिए एक पुलिस का ग्रुप बनाया जाता है जिसमें सिर्फ यहूदी रह सकते हैं। वो पुलिसमैन स्पिलमैन को भी अपनी टीम में भर्ती करना चाहता है, लेकिन वो ठकरा देता है क्योंकि उसे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। वो अपने एक दोस्त से मिलने जाता है। वहाँ उससे एक नौजवान से मुलाकात होती है जिसका नाम म्यूरिक है। वह उन लोगों से कुछ बात करके घर लौट आता है। जब वो सभी डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते तभी नाजियों से भरी एक बस आती है जिसमें से नाजी सैनिक निकल करके सामने वाले बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पे जा करके एक पूरे परिवार को गोलियों से उड़ा देते हैं। यह देखकर स्पिलमैन का परिवार रोने लगता है। स्पिलमैन को पता चलता है कि लेबर कार्ड बनवाने से लोगों को काम मिल सकता है, इसलिए वो अपने दोस्त म्यूरिक की मदद से लेबर कार्ड बनवा लेता है। लेबर कार्ड बन जाने के बाद वह सभी काम पे जाने लगते हैं। उन्हें अपना घर भी छोड़कर दूसरे जगह रहना पड़ता है। इसी के साथ कहानी अपने क्रूशियल मूवमेंट की तरफ बढ़ने लगती है। एक दिन उन सभी को काम की लालच में किसी दूसरी जगह ले जाने की बात पर ट्रेन में भरा जाता है। जब लाइन में सभी लगे रहते हैं तो वो ऑफिसर दोस्त जो यहूदी पुलिस में रहता है वह स्पिलमैन को उस लाइन से निकाल देता है और कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। उस ट्रेन पर स्पिलमैन को छोड़ के उसकी पूरी फैमिली चढ़ जाती है। दरअसल ये ट्रेन जा कर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रुकती है और वहाँ पे सभी लोगों को मार दिया जाता है। स्पिलमैन बच जाता है और वो लौटकर अपने उसी दोस्त के घर पर जाता है। वहाँ देखता है वो कि उसके दोस्त और उसकी फैमिली को गोली से भून दिया गया है और पूरे रोड पर सामान बिखरा हुआ है। लौटकर वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो काम करता था। वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन स्टेज के नीचे ओनर छुपा रहता है। वो उसे आवाज़ देकर उसी स्टेज के अंदर बुला लेता है। कुछ दिनों के बाद वे लोग वहाँ से निकल कर के जर्मन्स के लिए काम करने लगते हैं। एक दिन एक जर्मन सैनिक आता है और वो सभी को लाइन में खड़ा करके
उन सभी में से अनफिट आदमी को बाहर निकाल करके उन्हें गोली मार देता है। इसी में वो रेस्टोरेंट का ओनर भी मारा जाता है। कुछ दिनों के बाद उसे उसका दोस्त म्यूरिक भी मिलता है। म्यूरिक के साथ वो काम करने लगता है। दरअसल म्यूरिक का काम खाना लाने का था। उसी की मदद से वह एक एक्ट्रेस दोस्त के पास चिट्ठी भिजवाता है। वह चाहता है कि उसकी दोस्त उसे यहाँ से निकलवा दे, और वही होता है, वो उसे निकलवा देती है। जिस वजह से वो एक्ट्रेस दोस्त के पास मिलने जाता है, जहाँ पर उसका पति स्पिलमैन को एक दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है, जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता हो, और एक आदमी का पता भी बतला देता है कि अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो इसको ज़रूर फ़ोन करना। एक दिन एक जर्मन औरत स्पिलमैन को पहचान जाती है। वो उससे उसका कार्ड मांगती है, लेकिन वो उसे फुसला करके भाग जाता है। भाग जाने के बाद वह उसी नंबर के सहारे उस आदमी को कॉल करता है। यह आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त की बहन डोरोटा का पति रहता है। वो दोनों उसे एक जर्मन एरिया में शिफ्ट कर देते हैं, जहां उसे कोई नहीं पहचान पाए। वह उसी अपार्टमेंट में रहता है। एक दिन उस अपार्टमेंट के सामने वाले हॉस्पिटल में विद्रोह छिड़ जाता है और कुछ लोग मिलकर जर्मन सैनिक को मारने लगते हैं, लेकिन नाज़ी सेना आकर के उन लोगों को ख़त्म कर देती है। कुछ दिनों के बाद नाज़ी सेना उस अपार्टमेंट के पास आकर के गोले दागने लगती है। दरअसल इस अपार्टमेंट के पीछे सोवियत यूनियन की सेना रहती है और आगे नाज़ी सेना, और ये अपार्टमेंट उन सभी के बीच में रहता है, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है और स्पिलमैन जैसे तैसे बच जाता है। वो नीचे जाकर के छिप जाता है। अगले दिन वो देखता है कि नाज़ी सेना लाशों को इकट्ठा करके उसमें आग लगा रही है। यह देखकर वो पीछे भाग जाता है और पीछे भाग करके खंडर वाले शहर में छुप जाता है। वहाँ पे जा कर के वो कुछ खाने के लिए ढूंढते रहता है। तभी उसे एक नाज़ी सैनिक दिखता है। वह नाज़ी सैनिक बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। स्पिलमैन बोलता है कि मैं एक पियानिस्ट हूँ और यहीं पे भटक रहा हूँ। वो पूछता है कि क्या तुम यहूदी हो। वो बोलता है हाँ। वो बोलता है कि तुम पियानिस्ट हो तो पियानो बजा के दिखाओ। स्पिलमैन पियानो बजाने लगता है और जर्मन सैनिक को तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये एक पियानिस्ट है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है और कुछ दिनों के बाद कुछ खाना ला करके उसे दे देता है। वो जर्मन सैनिक स्पिलमैन को बतलाता है कि अब ये कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ी ही दिनों में जंग ख़त्म हो जाएगी और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद वही जर्मन सैनिक फिर लौट के आता है और कुछ खाना स्पिलमैन को देता है और अपनी कोट भी उसे दे देता है। वो बतलाता है कि जंग हम हार चुके हैं, कुछ दिनों के बाद तुम चुपचाप से निकल के शहर में चले जाना। वह देख स्पिलमैन सब चीज़ सुन लेता है और चुपचाप रहता है। कुछ दिनों के बाद जब वो शहर में जाने लगता है तो लोगों को लगता है कि ये तो जर्मन है, क्योंकि उसी जर्मन सैनिक का कोट वो पहने रहता है। लेकिन जब सोवियत सेना उस पर गोली चलाती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि नहीं मैं पॉलिश हूँ, मैं पॉलिश हूँ। तो सोवियत सेना उससे पूछती है कि तुम ये कोट क्यों पहने हुए हो। तो वो बोलता है कि मुझे ठंड लग रही थी इसलिए। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। हिटलर की सेना हार जाती है, जिस वजह से पोलैंड भी आज़ाद हो जाता है। आज़ादी मिलने के बाद सभी लोग जब कंसंट्रेशन कैंप से निकलते हैं तो नाज़ी सेना को थू थू करने लगते हैं और उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। तभी उसमें से होसेनफील्ड निकलकर एक यहूदी को बोलता है कि क्या तुम स्पिलमैन को जानते हो। वो यहूदी बोलता है कि हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता, वो मेरा करीबी दोस्त है। तो होसेनफील्ड उसे कहता है कि उससे बोलना मैं यहाँ फंसा हूँ, मैंने युद्ध के दौरान उसकी छुपने में मदद की थी। वो यहूदी ये बात सुन लेता है और जाकर स्पिलमैन को बतलाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब वो वहाँ पे उसे खोजने आता है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता है। फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिल्म के लास्ट में हमें पता चलता है कि स्पिलमैन का 2000 में डेथ हो गया था
और रोसेनफील्ड जो कि नाज़ी सैनिक था, उसे 1952 में सोवियत रशिया में फांसी की सज़ा मिली थी। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये फिल्म एक बार ज़रूर देखें। ये फिल्म बहुत ही इमोशनल है और साथ ही दूसरे विश्व युद्ध में घटी उन क्रूरताओं को भी बहुत अच्छे से और बहुत करीब से आपके सामने पेश करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वर्ल्ड सिनेमा का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।